अभिनंदन, आभार, नमस्कार। हिंदी शोभा अकादमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आज हम लेकर उपस्थित हैं आप सबके सामने कहानी रसप्रिया। रसप्रिया कहानी यूपीएचएससी यानी हायर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, तो हम रसप्रिया कहानी देखेंगे। रसप्रिया कहानी एक ऐसे मृदंग बजाने वाले की कहानी है जो बजाते बजाते बूढ़ा हो गया है और जिसकी दृष्टि अभी भी एक अच्छे कलाकार की खोजने की है। वो विद्यापत नाच एक प्रथा है जो बिहार में, उसका बहुत बड़ा क्या कहेंगे कलाकार है। और वो मृदंगिया जिसे पंचकौड़ी मुख्य जिसका नाम है, मृदंगिया तो उसका जो है कार्य के कारण उसका नाम पड़ा हुआ है, और जिसे रमपतिया प्यार से पंचू कहती थी, उसी मृदंगिया मोहना और रमपतिया की कहानी है। रमपतिया मोहना की माँ और ये मृदंगिया की प्रेमिका रहती है। ठीक, जो जिनसे ये नाच सीखने गए रहते हैं, विद्यापत नाच, उन्हीं की जो है गुरु जी की ये पुत्री रहती है रमपतिया। तो इसका हम बहुत गहनता के साथ विश्लेषण करने वाले हैं। आगे आप हमारे साथ बने रहिए और आइए हम देखते हैं। अभी तक हमने रेणु की कहानी में लाल पान की बेगम देख चुके हैं। ठीक, लाल पान की बेगम कहानी जो बिरजू की माँ, उसके पिता, उसकी बहन चंपिया की कहानी है, और जो बलरामपुर में मेला देखने जाने की एक दिन की कहानी वर्णित है और बहुत ही मार्मिक कहानी है और एक नारी स्वाभिमान और नारीवाद के प्रतिपादन करती हुई, समर्थन करती हुई लाल पान की बेगम हम देख चुके हैं। अब हम देखने चल रहे हैं रसप्रिया। ठीक, रसप्रिया के वो कहानी जो लाल पान की बेगम है वो सहायक आचार्य और यूजीसी नेट दोनों में लगी है। ये कहानी केवल रसप्रिया यूपी हायर में लगी हुई है। तो आइए हम इसी तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम प्रायः हम परिचय देखते हैं किसी रचनाकार का, जब हम कोई रचना प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम चूंकि रसप्रिया में देख चुके हैं और उसमें लाल पान की बेगम में, तो हम सीधा रसप्रिया में चलेंगे और इसी की रचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम सहायक आचार्य के पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। रसप्रिया, इसका प्रकाशन जो है कब हुआ? इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। ठीक, 1955 में कहाँ हुआ? तो ये जो छपाई है इसकी निकष पत्रिका में हुई। ठीक, निकष पत्रिका में छपी। एक बात ये जानने की है, निकष पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और इसके जो संपादक थे वो धर्मवीर भारती जी थे। ठीक, तो निकष पत्रिका के में छपी 1955 में। इसके और इसका एक संग्रह में ये है। ठीक, संग्रह में, तो ये संग्रह है ठुमरी। ठुमरी 1958 में आई, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा 59 में मिलता है। ठीक, तो दोनों ध्यान रखिए। संग्रह 1958 और 1959 में आए ठुमरी में। ठुमरी में ही लाल पान की बेगम भी है, ठुमरी में ही जो है रसप्रिया भी है। ठीक, इनकी सारी महत्वपूर्ण कहानी, पंचलाइट भी इसी में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरी कसम भी इसी में, हम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो हम आगे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ठुमरी 1958 या 59 में आए। इसके लेखक रेणु जी हैं। चूंकि इनकी अकेले हम कहानी की चर्चा कर रहे हैं तो लेखक लिखना भी जरूरी है। तो लेखक जो इसके हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु इस कहानी के लेखक हैं। तो ये हो गई कहानी के बारे में एक सामान्य परिचय कि यह 1955 में निकष पत्रिका, जो धर्मवीर भारती की पत्रिका संपादन करते थे, और ये जो है इलाहाबाद से निकलती थी, उसमें प्रकाशित हुई। उसके बाद इसका जो संग्रह है ठुमरी है 1958 और 59 में,
ये निकलती है। 58 प्राय मिलता है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा 59 भी है, तो 59 भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक, अब हम चलिए पहले कहानी का पात्र देख लेंगे, फिर कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं देखेंगे। जैसे कि आप हमारे क्रम को जानते ही हैं किसी कहानी को देखने में कि क्या रहता है। जैसे कि चलिए हम, ये हो गया ना, हम किसी कहानी को देखने में प्रायः इन बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कोई भी रचना है, एक तो हो गई सामान्य परिचय, ठीक, दूसरे क्रम पे हम देखते हैं पात्र, तीसरे क्रम पे हम देखते हैं स्थापनाएं, कहानी में क्या स्थापनाएं हैं, ठीक, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कथानक, और उसके बाद अंत में हम देखते हैं महत्वपूर्ण संवाद, ठीक, यानी पंक्तियां क्या हैं, ठीक, उक्तियां या पंक्तियां जो भी समझिए। उक्तियां या पंक्तियां जो भी समझिए आप, ठीक। तो इस क्रम में हम देखें तो हम सामान्य परिचय देख चुके हैं, और कभी कभी जब इसमें कुछ विशेष रहता है तो इसी के साथ हम विशेष परिचय भी देख लेते हैं, विशेष तथ्य भी, ठीक। तो विशेष तथ्य भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पात्र देखने, ठीक, दूसरे नंबर पे। चलिए यहां हम देखेंगे पात्र। इसका जो मृदंगिया पात्र है वो सुपर मोस्ट पात्र है, और अभी जितनी कहानी मैंने देखी उसमें मृदंगिया पात्र सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में दिखाई पड़ा। और पिछली बार यूपीएससी के पाठ्यक्रम में पूछा भी गया था कि मृदंगिया किस, मतलब प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि मृदंगिया किस कहानी का पात्र है, ठीक। तो चलिए हम आइए देखते हैं पात्र। इसका नाम रहता है पचकौड़ी, ठीक, और मृदंग बजाने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है। वैसे मृदंगिया ऐसे शुद्ध नहीं लिखा है, वहां ऐसे लिखा रहता है, ऐसे मृदंगिया, ठीक। तो इसका नाम क्या रहता है, पचकौड़ी, और इसे सब लोग मृदंगिया के नाम से जानते हैं। और क्या इसमें लगाना है, सीधा पचकौड़ी मृदंगिया शब्द प्रयोग ही होता है, तो सीधा ऐसे रखिए पचकौड़ी। हम मृदंगिया की चर्चा आज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी जो आयु है पहले क्रम में, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, ठीक। आयु इसकी 40 वर्ष है, ये 40 वर्ष का बूढ़ा है, ठीक। दूसरे देखेंगे कि यह मूल गैन और मृदंगिया दोनों है, ठीक। ऐसे देखिए कि यह मूल गैन व मृदंगिया दोनों है, ठीक। यह मूल गैन और मृदंगिया दोनों है। अब एक शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मूल गैन क्या है और मृदंगिया क्या है। तो जो विद्यापत नाच में नाचते थे वो मूल गैन होते थे, ठीक, और जो मृदंग बजाते थे वो मृदंगिया होते थे। तो मूल गैन शब्द किसके लिए है, जो नाचते थे, बढ़िया सुंदर, एक लड़की जैसा चेहरा हो, खिला बढ़िया पुष्ट है ना, नृत्य अच्छा करता हो, तो उसे मूल गैन कहते हैं। तो मूल गैन मृदंगिया दोनों है यह मतलब पंचकौड़ी की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि रमपतिया का प्रेमी है ये, ठीक, रमपतिया का प्रेमी है, रमपतिया से ये प्रेम करता है और ये अपनी जात छिपा के प्रेम करता है, ठीक। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और जात छिपा के करता है। आगे हम देखते हैं अगला, इसके अंदर एक जौहरी की दृष्टि रहती है, ठीक, मतलब जौहरी का क्या दृष्टि होती है, परखने की। तो एक चीज ये जौहरी की
दृष्टि, जौहरी की दृष्टि वह बहुत से लड़कों को जौहरी की दृष्टि व बहुत से लड़कों को विद्यापत सिखा चुका है। ठीक, विद्यापत क्या है? एक शैली है जिसमें मृदंग बजाया जाता है और नाच होती है। विद्यापत सिखा चुका है। ठीक है, जौहरी की दृष्टि व बहुत से लड़कों को यह विद्यापत सिखा चुका है। मतलब वो परखता है कि लड़का योग्य है कि नहीं। जैसे मोहना को परखने की कोशिश करता है कि ये तो मतलब ऐसा लड़का कहता है कि मोहना जैसा लड़का जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं बहुत समय कभी कभी, ऐसा बोलता है मोहना के बारे में, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो जौहरी की दृष्टि है इसकी, और बहुत से लड़कों को विद्यापत सिखा चुका है। विद्यापत क्या है बताया मैंने कि नाच और गाया जाता है, जिसमें नाचते हो मृदंग बजता है। ठीक, उसी को विद्यापत कहते हैं। आगे हम इसमें देख सकते हैं कि आगे इतना लिख लीजिए कि आयु इसकी 40, आगे बहुत इनके बारे में लिखना है, मृदंगिया के बारे में। आयु इनकी 40 वर्ष की है। ये मूल गायन और मृदंगिया दोनों है। रमपतिया का प्रेमी है। जौहरी की दृष्टि व बहुत से लड़कों को विद्यापत सिखा चुका है। ठीक है, इसमें बहुत सी, जैसे मूल गायन शब्द है, मृदंगिया का मतलब समझ गए मृदंग बजाने वाला, मूल गायन का मतलब नृत्य करने वाला, और जौहरी मतलब जो परखने वाला होता है, सोनार की जैसे बात होती ना। विद्यापत क्या है? विद्यापत होता है एक प्रकार की शैली है। ठीक, विद्यापत एक शैली होती है जिसमें नाच रहती है, मृदंग बजता है, ठीक, और गाया भी जाता है। गीत, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं इसमें। तो ये 3 चीज इसमें रहती है। ठीक, नाच, मृदंग और गीत। तो ये मृदंगिया रहता है और मूल गायन भी रहता है। नाच वालों को क्या कहते हैं? मूल गायन कहते हैं। ठीक, ये भी जानिए, नाच वालों को क्या कहते हैं? मूल गायन कहते हैं। चलिए, और मूल गायन जो रहता है वो नाचता भी है, मृदंग भी, और वो गा भी लेता है। ठीक है, मतलब दोनों काम करता है, ये भी जानना है। नाच भी लेता है और गा भी लेता है मूल गायन, और मृदंग बजाने वाला अलग होता है। जबकि ये क्या था? ये मृदंगिया भी था, पंचकौड़ी, और मूल गायन भी था, यानी नाच भी लेता था, गा भी लेता था, मल्टी टैलेंटेड था। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इनके बारे में और चीजें। अगला हम देखते हैं, इन्हीं के बारे में और देखना है। ठीक, तो एक 5वीं बात यह है कि रस प्रिया बजाने में मृदंगिया की उंगली टेढ़ी हो जाती है, और जब टेढ़ी होती है तो वहीं से इसकी जो कंपनी रहती है, जो इसकी टीम रहती है नाचने गाने वाली, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मृदंगिया की उंगली टेढ़ी हो जाती है। आगे और हम इसके बारे में देखेंगे क्या, कि पंचकौड़ी मृदंगिया
पचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य, पचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य, लोकराग, मिथिला के साहित्य लोकराग और संस्कृति, लोकराग और सांस्कृतिक पचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य लोकराग और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने वाला लुप्तप्राय कलाकार है। रखने वाला लुप्तप्राय बूढ़ा कलाकार है। बूढ़ा शब्द प्रयोग होता है, बूढ़ा कलाकार है। ठीक, आगे ये हो गई पचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य लोकराग और सांस्कृतिक विरासत, ठीक, को जीवित रखने वाला लुप्तप्राय बूढ़ा कलाकार है। ठीक है, इसके बारे में और भी हम देखेंगे। कैसा कलाकार है ये? बूढ़ा कलाकार है। आगे हम देखते हैं कितना हो गया था, जो भी अंक हो अगला देखिए कि विद्यापत नाच में मृदंगिया, ये विद्यापत नाच है। ठीक, एक शैली है ना, नृत्य की बिहार में प्रयोग होता है। और एक चीज़ तो हम लिखाना भूल गए कि बिहार की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। तो कहानी की जो पृष्ठभूमि है लिख लीजिए कि कहानी की पृष्ठभूमि वहीं फ्रंट पे कि कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो मिथिला बिहार पर आधारित। ठीक, ये लिख लीजिए। आगे विद्यापत नाच में मृदंगिया मृदंग बजाता है। विद्यापत नाच में मृदंगिया मृदंग बजाने व नाचने वाला जुनूनी कलाकार है। ठीक है, जुनूनी कलाकार है। आगे एक और देख लेते हैं कि छोटी जातियों के लड़की मुहा, छोटी जात के लड़की मुहा नटुआ। एक ये नटुआ जो है एक मतलब कलाकार रहता है जिसकी खोज मृदंगिया करता है, उसे ढूंढ के लाता है। जैसे वो मोहना को खोजता रहता है कि ये जुड़ जाए, उसी तरह तो छोटी जात के लड़की मुहा नटुआ का अनुसंधान करने वाला
का अनुसंधान करने वाला छोटी जात की लड़की मुहा नटुआ का अनुसंधान करने वाला और नए भर्ती होने वाले लड़कों को हफ्ते भर में नाच सिखा देने वाला गुड़ी प्रशिक्षक गुरु है। नाच सिखा देने वाला गुड़ी प्रशिक्षक गुरु है। ठीक, ये तो हो गई मृदंगिया की बात। विद्यापत नाच में मृदंगिया ये पात्र है, इसकी बात हो रही। मृदंग ये कौन है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये मृदंग वाद्य यंत्र है। बजाने व नाचने वाला जुनूनी कलाकार है। ठीक, छोटी जात के लड़की मुहा मतलब मासूम चेहरा वाला। ठीक, लड़की मुहा नटुआ का अनुसंधान करने वाला और नए भर्ती होने वाले लड़कों को हफ्ते भर में नाच सिखा देने वाला गुणी प्रशिक्षक गुरु है। ठीक है, ये हो गई बात रसप्रिया की। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगला पात्र, ये बात हो गई जो है मृदंगिया की। अगला पात्र हम देखेंगे मोहना। तो अगला पात्र हम दूसरा देखने जा रहे हैं मोहना। ठीक, मोहना का नाम मोहन रहता है, इसे मोहना कहा जाता है। ठीक है, मोहना। तो मोहना, इसकी आयु जो है कितनी है? लगभग 10-12 वर्ष की आयु है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई, किसकी आयु कितनी है? 10-12 वर्ष की है। दूसरी, अपरूप रूप है। अपरूप रूप है। अपरूप रूप है का मतलब बहुत सुंदर है। ठीक है, उसका मतलब बहुत सुंदर है, अपरूप रूप का मतलब। आगे हम तीसरी बात देख लेते हैं कि ये चरवाहा है, मतलब जो कमलपुर के नंदू बाबू रहते हैं उनके जानवरों को चराता रहता है, तो चरवाहा है। ठीक, और अगली बात ये देखनी है कि इसकी माँ रमपतिया व पिता अजोधा दास हैं। ठीक, माँ रमपतिया व पिता अजोधा दास। ठीक, एक बात ये हो गई। और ये पिता, इसका मतलब पूछने का एक मतलब ये भी है कि रमपतिया जब प्रेम करता तो ये नहीं समझ लेना है कि वो इन्हीं का बेटा था। ठीक,
तो ये जबकि विधवा भी रहती है, विधवा मतलब बाल विधवा रहती है, क्या नाम, रमपतिया, उसको हम आगे देखेंगे। आगे चलिए, 5वां, तिल्ली की बीमारी से पीड़ित रहता है ये, ठीक है। तिल्ली की बीमारी से पीड़ित कौन रहता है? मोहना, जिसके लिए 40 रुपये देता है, क्या नाम इसका, मृदंगिया, कि आप जाके फारबिसगंज में डॉक्टर बाबू से दवा ले लेना। फारबिसगंज का भी उल्लेख मिलेगा जो हम आगे स्थापना में लिखवा देंगे। चलिए आगे फिर हो गया कि तिल्ली की बीमारी से पीड़ित है ये, और इसके बारे में क्या लिखने वाला है? हाँ, एक बात ये कि मृदंगिया इसे मूलगैन बनाना चाहता है। मृदंगिया इसे मूलगैन, अब मूलगैन का अर्थ तो समझा आए हैं ना पीछे, तो इसे मूलगैन बनाना चाहता है, ठीक है। एक बात ये हो गई, मृदंगिया इसे मूलगैन बनाना चाहता है, ठीक। और इसके बारे में और भी लिखना है। 6 हो गया, यहाँ नीचे जगह है नहीं, एक यहाँ लिख सकते हैं कि इतने में आएगा नहीं, चलो हम मोहना के बारे में और लिखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी एक बात और बहुत बड़ी लिखनी है कि तो मोहना के बारे में, इसकी आयु 10-12 वर्ष की है, अपरूप रूप है, मतलब बहुत सुंदर है, चरवाहा है, माँ रमपतिया है, पिता अजोधा दास है, और तिल्ली की बीमारी से पीड़ित है। मृदंगिया इसे मूलगैन बनाना चाहता है। आगे 6 बातें हम इनके बारे में लिख चुके हैं, और भी लिखते हैं। चलो आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पे कि मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंद बाबू की आंखों जैसी है। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू नाम रहता है, नंद बाबू नहीं, नंदू बाबू की आंखों जैसी है, ठीक है। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी है। एक बात ये, और एक और देखना है कि ये बिना किसी गुरु के मोहना शुद्ध रसप्रिया गाता है। बिना किसी गुरु के शुद्ध रसप्रिया गाता है। अच्छा, गाता कैसे है? इसकी माँ जो रमपतिया रहती है वो जोधन गुरु की जो है पुत्री रहती है, तो वो खुद जो है बहुत सुंदर रसप्रिया गाती थी, तो उसी को सुन सुन के मोहना भी सीख लेता है। माँ का प्रभाव बेटे में आता ही है, तो वहीं से ये रसप्रिया बहुत शुद्ध गाने लगता है। खून का भी असर होता ही भी है। उसके नाना थे, फिर इसकी माँ हुई, अच्छा गाती थी, फिर जो है ये हो गई मोहना की बात, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा महत्वपूर्ण इसमें पात्र है रमपतिया, ठीक। बाकी सब गौड़ पात्र हैं। तो हम अब देखने जा रहे हैं तीसरे पात्र के बारे में।
तीसरा पात्र है रमपतिया। ठीक है, रमपतिया एक पहली बात बाल विधवा है। ठीक, क्या है? बाल विधवा है। दूसरी बात, यह पांचू से प्रेम करती है। पांचू मतलब पंचकौड़ी, उसी को प्रेम से पांचू कहती है, प्रेम करती है। और तीसरी बात क्या जाननी है इसके बारे में? हाँ, मोहना की माँ है, एक बात ये लिख लीजिए, मोहना की माँ है। दूसरा, एक और चौथा लिख लीजिए कि कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ कार्य करती है। ठीक है, एक बात ये कि कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ कार्य करती है। और एक बात, पांचवा ये है कि जोधन गुरु की पुत्री है। ठीक, जोधन गुरु की पुत्री है। ठीक, जोधन गुरु की पुत्री है। तो इतनी बात रमपतिया के बारे में जानना है। और ये भी जो है जोधन गुरु के यहाँ मतलब शिक्षा ले रही थी गाने की। ठीक है, तो वहीं पर जो है इसकी मुलाकात होती है इनसे, मृदंगिया से। तो ये हो गई रमपतिया की बात कि बाल विधवा है। और ठीक, और उसके बाद क्या है? बाल विधवा के साथ साथ पांचू से प्रेम करती है। पांचू मतलब मृदंगिया की बात हो रही है। ठीक है, मृदंगिया। और मोहन की माँ है, कमलपुर से नंदू बाबू के यहाँ कार्य करती है और जोधन गुरु की पुत्री है। ये हो गई बात रमपतिया की। अब आगे हम देखते हैं पात्र के बाद हम देखेंगे स्थापनाएं। कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं क्या हैं। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं स्थापनाएं। हाँ, कहानी की स्थापनाएं। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है? फारबिसगंज का वर्णन है। ठीक, फारबिसगंज का वर्णन है। ठीक है, दूसरा, क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच, क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच, क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच, क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच हालातों के हाथों मजबूर, हालातों के हाथों मजबूर और वंचित कर दिए गए
हालातों के हाथों मजबूर और वंचित कर दिए गए निर्धन पात्रों के माध्यम से निर्धन पात्रों के माध्यम से हालातों के हाथों मजबूर और वंचित कर दिए गए निर्धन पात्रों के माध्यम से अजेय रागात्मक मूल्यों अजेय रागात्मक मूल्यों अजेय रागात्मक मूल्यों में भरोसा लौटाने के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है। भरोसा लौटाने के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है। ठीक है। फारबिसगंज का वर्णन है। क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच हालातों के हाथों मजबूर और वंचित कर दिए गए निर्धन पात्रों के माध्यम से अजेय रागात्मक मूल्यों में भरोसा लौटाने के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो मानवीय परंपराएं रही हैं, सरोकार रहे हैं, वो अब क्षीण हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे हालातों में मजबूर कलाकारों की बात हो रही है और वंचित कलाकार निर्धन पात्र के माध्यम से अजेय रागात्मक मूल्यों, जो इनके रागात्मक मूल्य थे, ठीक, जो वैल्यू थी इनके संगीत की, इनके कला की, वो भरोसा लौटाने के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है। मतलब वो भरोसा जीवित करने का प्रयास यह कहानी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अगला हम देखते हैं तो हम दो बात देख चुके हैं कि ठीक है, आगे हम देखते हैं एक तीसरी महत्वपूर्ण बात कि रसप्रिया कहानी में रेणु ग्रामीण समाज से ओझल होती लोक संस्कृति की परंपरा रसप्रिया कहानी में रेणु ग्रामीण समाज से ओझल होती लोक संस्कृति की परंपरा का चित्रण करते हैं। ठीक, अगला परिस्थितियों से वही बात जो ऊपर हम दूसरे वाले में लिखवाए हैं कि परिस्थितियों से मजबूर मृदंगिया का चित्रण। ठीक, परिस्थितियों से मजबूर मृदंगिया का चित्रण। अगला गांव के लोक गीतों के महत्व का चित्रण। गांवों के
लोकगीतों, गाँव के लोकगीतों के महत्व का चित्रण, गाँव के लोकगीतों के महत्व का चित्रण। ठीक, ये हो गई बात इसके बारे में। और भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये जो गांव के लोक गीतों की बात, जब मृदंगिया दोपहर में बैठा रहता है पेड़ के नीचे, जब मोहना जो है बैल को हाँकने के लिए जाता है, जो करमू के खेत में चरने के लिए जा रहा था, तो उसी समय वो बैठे बैठे तमाम गीतों और संस्कृतियों की चर्चा अपने मन में करता है, सोचता रहता है। तो उसी समय का ये परिदृश्य कि गांव के लोक गीतों के महत्व का चित्रण। आगे हम देखते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। रसप्रिया कहानी में रेणु ग्रामीण समाज में ओझल होती लोक संस्कृति की परंपरा का चित्रण करते हैं। परिस्थितियों से मजबूर मृदंगिया का चित्रण है। गांव के लोक गीतों के महत्व का चित्रण है। आगे देखते हैं। अगले नंबर पे हम देखते हैं 6वां नंबर कि एक कलाकार द्वारा अपनी कला को, एक कलाकार द्वारा अपनी कला को जीवित, एक कलाकार द्वारा अपनी कला को जीवित रखने के लिए जौहरी की तरह ढूंढना, एक कलाकार तो अपनी कला को जीवित रखने के लिए एक जौहरी की तरह कलाकार ढूंढना या परखना कह सकते हैं, कलाकार परखना। ठीक, और वह भटकता हुआ जीवन व्यतीत करना, ढूंढना व भटकता हुआ जीवन व्यतीत करना। ठीक है, आगे सहरसा के जोगेंद्र शर्मा ने, सहरसा के जोगिंदर शर्मा ने, सहरसा के जोगिंदर शर्मा ने विद्यापति के 12 पदों को, सहरसा के जोगिंदर शर्मा ने विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपवाई थी, एक पुस्तिका छपवाई थी। ठीक, एक पुस्तिका छपवाई थी। ये हो गई बात स्थापना की। कहानी की जो महत्वपूर्ण घटक हैं, स्थापनाएं हैं, हम उनको देख रहे थे। ठीक, अब हम कथानक की चर्चा करते हैं। ठीक, कहानी की स्थापना हो गई। एक कलाकार द्वारा अपनी कला को जीवित रखने के लिए एक जौहरी की तरह कलाकार ढूंढना व भटकता हुआ जीवन व्यतीत करना। सहरसा के जोगिंदर शर्मा ने विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपवाई है। ठीक, आगे चलते हैं।
अब हम देख रहे हैं कथानक। ठीक, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मृदंगिया। कौन है? मृदंगिया मुख्य पात्र है। और वो एक मूलगैन है और मृदंगिया है। मूलगैन और मृदंगिया मैंने बताया। मूलगैन वह है जो नाचता गाता है, नाचता गाता है। ठीक, और मृदंगिया कौन है? तो जो मृदंग बजाता है। ठीक, मृदंग बजाने वाला मृदंगिया है। अब ये कहानी शुरू होती है जब ये बहुत दिन बाद कहीं से आता है मृदंगिया, और कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ जा रहा होता है। तो रास्ते में चरवाहे से गुजर रहा होता है। ठीक, कहाँ से गुजर रहा होता है? एक चरवाहे से। और जहाँ मोहना अपनी बैलों को चरा रहा होता है। ठीक, और जब बैलों को चरा रहा होता है तो उसी समय वो वहीं से गुजरता है। और जब वहाँ से गुजरता है तो वो देखता है मोहना को, और मोहना को देखते ही कहता है अपरूप रूप, मतलब इतना सुंदर रूप है। फिर वो उनसे बहुत मतलब प्रभावित होता है मोहना से, कितना सुंदर रूप, किसका लड़का है, क्या है। वो प्रायः तो वहीं पे कथा स्थिर हो जाती है। फिर उसके बारे में बीच बीच में से कथा आती रहती है। फिर मोहना के भी चर्चा में विधिवत करता हूँ। पहले आप थोड़ा सा और समझ लीजिए इनके मृदंगिया के बारे में। मृदंगिया पहले से ही मृदंग बजाता था, लेकिन वो चला गया एक बार जोधनपुर बाबू के यहाँ, जोधन गुरु के यहाँ सीखने मृदंगिया, वो मूलगैन यानी नाच सीखने चला गया। तो वहाँ पे रमपतिया भी रहती थी। रमपतिया प्रेमिका इसकी और मोहना की माँ। तो दोनों प्रेम करते थे। और लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि जोधन गुरु ने शादी की बात कर दी। बस वो क्या हुआ कि सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग आया, क्योंकि इसने क्या किया था, जो है मृदंगिया ने अपनी जाति छिपा के वहाँ रहता था और सीखता था। ठीक, भाग आता है। उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है, जो है मृदंगिया, इसका क्या नाम, इसका रमपतिया को बहुत बुरा लगता है। फिर रमपतिया जब उससे नाराज हो जाती है, उसके बारे में बहुत बुरा भला कहती है। तो उसके बाद फिर जब एक दिन ऐसे और एक जगह मिलती है जो है गुलाब बाग में, तो वहाँ इन लोगों की बात होती है, जो भी होता है, मतलब बोलते हैं कि तुम कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक है। इस तरह से बात खत्म हो जाती है। तो वहीं एक दिन रसप्रिया बजा रहे थे, और रसप्रिया बजाने में क्या होता है कि मैंने एक चीज़ छूट गया मेरा, अन्य पात्र मैंने नहीं लिखवाया। एक बात, पहले आप अन्य पात्र लिखो तो मैं बताता हूँ एक चीज़। ठीक है, अन्य पात्र में क्या हो तो मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया। जैसे अन्य पात्र, ये जगह नोट कर लीजिएगा। अन्य पात्र में कौन कौन सा है? जोधन गुरु जी हैं। ठीक, जोधन गुरु जी हैं, एक ऐसे लिख लीजिए, जोधन गुरु जी हो गए। ठीक, दूसरा अजोधन हो गया। अजोधन कौन है? मोहना का पिता, अजोधन हो गया। और उसके बाद कौन हो गए? कमलपुर के नंदू बाबू हो गए। ठीक, और कौन हो गया? हाँ, चौथा शोभा मिश्र का छोटा लड़का है।
शोभा मिसिर का छोटा लड़का और एक नटुआ रहता है। नटुआ जो जिसकी खोज करते, जो बहुत अच्छा मूलगैनी है, बहुत अच्छा नृत्य करता है, बहुत अच्छा गाता है। तो फिर हाँ, हम कहाँ चर्चा, हाँ, तो एक दिन क्या होता है, रसप्रिया बजा रहे थे ये, मतलब नटुआ था, उसे नृत्य करना था, और वो जैसे ही प्रवेश करता है तो उसका ताल इन लोगों का कुछ बिगड़ जाता है। तो ये तो मतलब रेणु जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। फिर ताल संभालने में इतना, मतलब मृदंग को खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि इनकी उंगली जो है टेढ़ी हो जाती है एक, तो वही उंगली इसकी टेढ़ी हो जाती, वहीं से फिर इसका जो मतलब ये नाचने गाने वाली कमेटी रहती है, विद्यापत नाच करती, वो सब वहीं भंग हो जाती है। अच्छा, ये तो इनकी पीछे की थोड़ी सी कहानी हो गई। अब हम मोहना की चर्चा करते हैं। मोहना वहीं मिलता है इनको, जब चरवाहे से जा रहे थे तो चरवाहे में क्या होता है कि मोहना को देख के बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मोहना इनसे कहता है, इनको जानता रहता है पहले से। क्यों जानता रहता है? क्योंकि वो रमपतिया का बेटा होता है मोहना, और रमपतिया इसे पहले ही बता के रखती सारी बात मोहना के बारे में, उनके बारे में, मृदंगिया के बारे में रमपतिया इसको बताए रखती है। लेकिन बहुत मतलब अच्छे इंसान नहीं है ये, वो सब उसके बारे में बुरा बुरा बताए रखती है। फिर वो कहता है कि रसप्रिया सुनाओगे? तो कहता है हाँ सुनाएंगे। फिर वो सुनाने के लिए फिर उतने में एक आवाज देता है कि तुम्हारा बैल जो है और करमू के खेत में जा रहा है चरने, अभी तुम्हें कल भी बहुत मारा था, आज भी बहुत मारेगा अगर चर लेगा तो। ठीक, फिर वो उसको बात समझ, फिर वो भाग जाता है तुरंत जो है उस बैल को हाँकने। उतनी देर में ये बहुत सारी जो भी मैंने पीछे मृदंगिया के बारे में कहानी बताई थी वो सोचता है। उसके बाद फिर जो है ये, हाँ, ये जो यहाँ की लोकगीतों के बारे में कि धान लगाते समय गाया जाता था, दोपहर में गाया जाता था, इस तरह से तमाम जो है लोकगीतों की चर्चा जो है मृदंगिया करता है कि अब तो धीरे धीरे सब विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे सोचता ही रहता है कि कमलपुर के बारे में सोचता है कि वहाँ मैं जा रहा था बड़े दिन बाद, और उसके बाद वहाँ ऐसे उन्होंने बोला था। एक बार क्या होता है, एक घटना आती है कि एक मतलब किसी बाबू साहब के या ब्राह्मण के लड़के को वो बेटा बोल देते हैं, तो वो सब लड़के छोटे छोटे इनको मारने घेरने के लिए, बहुत मज़ेदार मुझे लगा ये, मारने घेर लेते हैं कि मारो इसको, बेटा बोल रहा है मुझको, मतलब नीची जात का होके। तो बहुत मृदंगिया कलाकार रहता है, समझदार भी रहता है, तो उसने क्या किया कि ठीक है, आज से हम आपको बेटा नहीं बाप कहेंगे। और एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसको ऐसे ठुड्डी पकड़ के, और बाप जी कैसे हो। तो ये बड़ा बढ़िया रोचक प्रसंग मुझे लगा। तो उसके बाद फिर मोहना थोड़ी देर बाद वापस आता है, फिर रसप्रिया सुनाने की बात होती है, तो उसके बारे में सब ऐसे ऐसे चर्चा हो रही थी कि जानता हूँ, ये करता हूँ। फिर उसे वो थोड़ा सा लाई देता है, आम देता है खाने के लिए, तो मना कर देता है, ऐसे बात होती, बोलता है कि तुम भिक्षा मांग के खाते हो। ठीक, तो वो गुस्से में आ जाता है, और फिर इस तरह से गुस्से में आ जाता है, और फिर वो क्या होता है, जब गुस्से में फनफना के बिल्कुल ऐस साला मारेंगे एक थप्पड़, ऐस साला, इसमें ये जब गुस्से में आता है ऐस साला के साथ इसका शब्द प्रयोग होते हैं, ऐस साला मारेंगे एक थप्पड़, दिमाग सही हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा समझता है कि अध पागल है ये, उसकी माँ बताई रहती है, तो थोड़ा दूर ही चला जाता है। फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है, चीज़ें कौन तुमको बताया, मतलब मुझे भिक्षा वाला कहीं मेरी माँ बताई है। उसके बाद जब वो जा रहा था, होता है गुस्से में, तो उसे बोलता है तुम्हारी डायन ने तुम्हारी उंगली मार टेढ़ी कर दी तीर मार के, ये ठीक। तो ये बात जब आगे बढ़ती है, एलेक्सा स्टॉप, तो ये जब आगे बढ़ती है कहानी, तो वो फिर उस बोलता है कि डायन ने जो है इसको बोला है कि तुम्हें तीर मार दिया है। ये बात केवल रमपतिया को पता चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर कहानी जब और थोड़ा आगे बढ़ती है, कहानी नहीं बढ़ती, उसी समय उसको करैला भी बोल देता है, क्योंकि जो मृदंगिया रहता है उसको करैला से चिढ़ रहती। अब उसे तो पूरा डाउट हो गया कि कोई ऐसा है जो मतलब मेरे बहुत रमपतिया का करीब है, क्योंकि ये बात केवल रमपतिया जानती थी। ठीक, उसके बाद फिर कहानी ऐसे वहाँ पे चलती रहती है। फिर उसके बाद फिर आगे ऐसे थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वो क्या होता है कि उसको जब गुजर रहा होता है, तो जब गुजर रहा होता है
तो वहाँ उसको रसप्रिया की आवाज़ आती है, किसको, मृदंगिया को। और फिर जाके सुनता है कौन गा रहा है इतना सुंदर, तो मृदंग बजाने लगता है। और जब मृदंग बजाने लगता है तो वो पास में जाता है, देखता है कि जो है मोहना एक शुद्ध एकदम विशुद्ध रसप्रिया गा रहा था, और उसके बाद वो दूसरे की गाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद फिर वो मृदंग अपना बजाता है, वो दूसरा रसप्रिया गाता है। उसके बाद वो पूछता है कि बेटा तुमने इतना सुंदर विशुद्ध रसप्रिया गाना सीखा कहाँ से? तो बोलता है कि मेरे कोई गुरु नहीं थे, मैंने अपनी माँ जो मेरे गाती थी उसी से मैंने सीखा है। तो वो पूछता है तुम्हारे माँ कौन है? तो बताता है कि वो जो है कमलपुर के बाबू नंदू बाबू के यहाँ काम करती हैं। अच्छा तुम्हारे, तो वो समझ जाता है। फिर पूछता तुम्हारे पिता अजोधन है क्या? तो वो समझ जाता है कि रमपतिया का बेटा है। तो वो उनकी माँ की प्रशंसा करता है कि तुम्हारी माँ जो है बहुत मतलब सौभाग्यशाली एक ऐसा पुत्र हुआ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आ जाती है, उधर से बुलाती है कि देखो, तो कुछ बोलती है ए मोहना मतलब करके। तो वो बोलता है कि जाओ तुम्हारी माँ बुला रही। कहीं ना आपको कैसे पता मेरी माँ है? कहीं नहीं, इसलिए कि जब गाय की आवाज़ में बछड़े की आवाज़ मैच करे तो वो पता चल जाता है कि बछड़े की माँ जो है बुला रही है। तो उसी तरह वो भी बहुत सुर में, कहने का तात्पर्य ये था कि बहुत सुर में बुला रही थी। उसके बाद वो जाती है, पूछता है इतना सुंदर मृदंग कौन बजा रहा था? तो बताता है मृदंगिया। तो गुस्से में आ जाती है कि तुम उनके पास क्यों गए, वो बहुत मतलब अच्छे नहीं हैं, ये वो समझा के कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ ये छूट रही है कि उसे 10 टकिया के 4 नोट देता है, यानी 40 रुपए देता है कि जो है कि तुम, वो बात करते हुए पीछे ही तिल्ली की बीमारी समझ जाता है, क्योंकि आधा ओट लाल आधा काला रहता है, क्योंकि वैध भी हो जाता है। ये इतने बच्चों, इतने मतलब लोग कलाकारों का संरक्षण रहता है इसको, तो सबको देखते संभालते वैध भी हो जाता है। एक बहुत बढ़िया उक्ति है, अभी हम लिखवाएंगे आपको। तो फिर वो 40 रुपए देता है कि आप जाके फारबिसगंज में डॉक्टर साहब के यहाँ दवा ले लेना, जो पैसा बचे उसका दूध पी लेना। वो चुपचाप रख लेता है मोहना और भाग जाता है वहाँ से उसकी माँ, अपनी माँ के पास। फिर माँ उसकी जो है घास वास काट के जा रही होती है, तो बोझ गिर जाता है जब बताता है। फिर उठा के चलती है मेड़ पे। फिर मृदंग की आवाज़ रेणु जी लिख रहे हैं धिनता ता करके, और उसी के साथ वो चल रही है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे आगे समाप्त हो जाती है। और मृदंगिया एक ऐसा कलाकार गुरु है, प्रशिक्षक गुरु है, जो हमेशा एक अच्छे कलाकार की खोज में रहता है। ठीक, तो मृदंगिया, ये महत्वपूर्ण अन्य पात्र जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मृदंगिया इसमें रहता है, और इस जो है मोहना, और तीसरा रहता है ये रमपतिया। ये 3 इसके मुख्य पात्र हैं, और ये अन्य पात्र हैं जो मैंने इसको लिखा है 5। ठीक, बाकी कुछ नहीं जरूरत। मृदंगिया, मोहना और मृदंगिया की उम्र 40 साल है और मोहना की उम्र 10-12 साल है। ठीक, बस यही कहानी का कथानक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियां। ठीक, तो हम देख रहे हैं पंक्तियां। ठीक है, पंक्तियों में हम देखेंगे सबसे पहले अच्छा अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, इस बार माफ कर दो सरकार, अगली बार, अब की बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। सरकार, अब से आप लोगों को
बाप ही कहूँगा। ये उस समय का है जब कमलपुर गए रहते हैं, वो एक लड़के को, ऊंची जात के लड़के को बेटा कह देते हैं। तो उसके बाद इनको सब लड़के घेर लेते हैं मारने के लिए। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार अच्छा इस बार माफ़ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा। और एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसको ऐसे जाके ठुड्डी पकड़ के कि और बाप जी कैसे हो, मतलब पूछते हैं। तो ये कहानी, ये पहली पंक्ति है, ठीक है, इसी का है। ये मोहना ही कह रहा, वो कह रहा है मृदंगिया। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया, एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया, एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। ठीक, ये कह रहा है कौन? मोहना। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मृदंगिया। ठीक, ये दो बातें हो गई। और हम देखेंगे छोटी जात के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। छोटी जात के यहाँ, छोटी जात के यहाँ मोहना जैसे लड़के हमेशा, छोटी जात के यहाँ मोहना जैसे लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर। ये अवतार लेते हैं समय समय पर। ठीक, यदा जदा 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 ही। ठीक, ये बात कौन कह रहा है? मृदंगिया कह रहा है। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? मृदंगिया। अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा, मृदंगिया कह रहा है। एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया, मोहना कह रहा है। छोटी जात के यहाँ मोहना जैसे लड़के हमेशा पैदा नहीं होते, ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा जदा ही, मृदंगिया कह रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चौथा, चौथा हम देखेंगे कि एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक परिवार का डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे परिवार में, एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे परिवार, धीरे धीरे एक परिवार, एक पारिवारिक डॉक्टर
पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है, की योग्यता हासिल कर लेता है। ठीक है, एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगवा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। ये कौन कह रहा है? मृदंगिया कह रहा है मोहना से। ठीक, मृदंगिया किससे कह रहा है? मृदंगिया कह रहा है मोहना से। ठीक, आगे आगे एक पंक्ति है जो रसप्रिया के रूप में गाता है कि नौ वृंदावन नौ नौ तरुगन, नौ वृंदावन नौ तरुगन, नौ विकसित फूल, नौ विकसित फूल। ये क्या है? रसप्रिया है ये। और कौन गा रहा है? रसप्रिया। मोहना गा रहा है। ठीक, मोहना, रसप्रिया मोहना गा रहा है। ठीक, ये नौ वृंदावन नौ तरुगन नौ विकसित फूल। ठीक, आगे हम देखते हैं एक और कि दुहु रस में तनु, ये चलो जिसको जाने दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे आगे ये है कि नहीं मोहना तुम्हारे जैसा, नहीं मोहना तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर नहीं मोहना तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर, नहीं मोहना तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी दुश्वारी हूँ। तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी दुश्वारी हूँ। मैं महाभिखारी दुश्वारी हूँ। ठीक है, ये पंक्ति कौन कह रहा है? तो इसे भी कौन कहता है? मृदंगिया कहता है। ठीक है, इसे भी मृदंगिया कहता है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। दूसरा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ, मृदंगिया कह रही है।
नौ वृंदावन कह रहा है मृदंगिया, बड़ी सयानी तुम्हारी माँ। नौ वृंदावन नौ नौ तरुगन नौ नौ विकसित फूल, ये रसप्रिया है और इसे मोहना गा रहा है। ठीक है, और नहीं मोहना तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा, पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी दुश्वारी हूँ, ये मृदंगिया कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अंतिम में एक और देख लेते हैं कि कौन सा है ये, चलिए जो भी नंबर हो देखिएगा। अजीब है माँ जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होगी तो गाय की तरह, और जब खुश होगी तो गाय की तरह हुंकारते हुए चलेगी। ठीक, गाय की तरह हुंकारती जाएगी, छाती से लगा लेगी, ठीक, छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश तुरंत नाराज, तुरंत खुश तुरंत नाराज। ठीक, ये है, इसको कौन कह रहा है? मोहना कह रहा है। एक प्रकार से ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। ठीक, मार्मिक है और इसके माँ की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए एक पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मोस्ट में रखिए। ठीक, और तुम्हारी माँ सयानी है वाली भी मोस्ट में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से रसप्रिया कहानी समाप्त होती है। अजीब है माँ जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होगी तो गाय की तरह हुंकारती जाएगी, छाती से लगा लेगी, तुरंत खुश तुरंत नाराज। इस तरह से हम आज देख रहे थे कहानी रसप्रिया, जिसमें मुख्य पात्र हैं मृदंगिया, मोहना और कौन सी है, नरपतिया। नरपतिया मोहना से प्रेम करती है, बाल विधवा रहती है। मृदंगिया नरपतिया से प्रेम करता है जात छिपा के, लेकिन जब उससे शादी की बात आती है तो भाग जाता है। मृदंगिया एक ऐसे कलाकार के रूप में इस कहानी में चर्चा हो चुकी है कि वो हमेशा एक अच्छे कलाकार की खोज में रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को बहुत एक हफ्ते में ही सबको सिखा देता है। इतना अच्छा प्रशिक्षक और गुरु है। ठीक है, तो इसी तरह हम इस कहानी को आज यहीं पर विराम देते हैं। अगली कहानी हम तीसरी कसम फिर देखेंगे। अभी हम चूँकि UPSC के सिलेबस पे देख रहे हैं तो इसमें लगे महत्वपूर्ण कहानी को देखेंगे। इसके बाद हम रोज़ कहानी देख रहे हैं जो RPSC में भी लगी है, जो है UPSC में भी लगी है और लगी है कहानी नेट में भी। तो हम अगली कहानी ये देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।